नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मिड कैप्स में है एक्शन। कहां तेजी देखने को मिल रही है, इस पर करेंगे बातचीत, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। मार्च सीरीज एक्सपायरी के दिन बेहद सीमित दायरे में बाजार। निफ्टी में 100 और निफ्टी बैंक में 300 अंकों का दायरा, लेकिन मिड कैप इंडेक्स दिखा रहा है जोश। मार्च सीरीज में मेटल, आईटी, एनर्जी, फार्मा और रियल्टी स्टॉक्स का रहा बोलबाला। इस वित्त वर्ष में बाजार ने निवेशकों को किया मालामाल। पूरे साल में निफ्टी से मिले 19% के दमदार रिटर्न। तेल गैस सेक्टर में बना सबसे ज्यादा पैसा। सेक्टर 62% दौड़ा। मेटल में पूरे साल में 29% की रैली। हेल्थ केयर और फार्मा शेयरों में निवेशकों के जले हाथ। HUL के प्रोडक्ट हुए महंगे। HUL ने साबुन, डिटर्जेंट के दाम 3 से 5% तक बढ़ाए। कंज्यूमर वॉल्यूम पर बढ़ती महंगाई का दिया हवाला। सर्फ एक्सेल, क्विक वॉश, व्हील पाउडर, पियर सोप, ये सब हुए महंगे। पांच साल में हिंडाल्को क्षमता विस्तार पर करेगी $8 अरब खर्च। सब्सिडरी नोवेलिस और कंपनी आधा आधा बांटेंगे खर्च। भारत में कंपनी करीब $3.5 अरब का करेगी निवेश। खबर के बाद शेयर 4% टूटा। और रूस ने भारत को सस्ते में क्रूड देने का दिया ऑफर। $35 प्रति बैरल का मिल सकता है डिस्काउंट। आज रूसी विदेश मंत्री के भारत दौरे के दौरान तेल खरीद और रुपया रूबल कारोबार पर बातचीत संभव। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। और बाजार की चाल देखें तो सुबह से ही एक दायरे में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। आज है मंथली सीरीज की एक्सपायरी, यानी मार्च सीरीज की। उसके तहत बेहद ही सीमित दायरे में आज बाजार में ट्रेड होता हुआ दिखेगा। हालांकि जो पिछले 3 सेशन थे वो तेजी भरे सेशन थे। 17,500 को निफ्टी ने हासिल किया। उसके इर्द गिर्द कल बंद होने के बाद आज एक दायरे में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल निफ्टी 17,500 के ऊपर टिका हुआ है। लाल निशान में भी फिसला, अब वापस हरे निशान में आकर कारोबार करते हुए। सिमिलरली रुझान आपको दिखेगा निफ्टी बैंक में भी। यहां भी 200 से 300 अंकों के दायरे में आज ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अभी हालांकि निफ्टी बैंक भी हरे निशान में आकर कारोबार कर रहा है, लेकिन यहां भी ऊपर नीचे के लेवल्स हमने देखे हैं। कहीं अगर एक कन्विंस्ड बाइंग दिख रही है तो वो मिड कैप्स है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स अब 0.5% की बढ़त के साथ ऑलमोस्ट दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास आकर ट्रेड कर रहा है। तो ये है इंडाइसिस का हाल। लेकिन अब तक की बड़ी बातें क्या हैं वो आपको बता देते हैं। आज मार्च सीरीज की एक्सपायरी के दिन एक दायरे में कारोबार होते हुए आपको दिखेगा। निफ्टी फिलहाल 17,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी 36,500 के। मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर है। पॉकेट्स अगर देखें आज के सेशन में तो हमने एनर्जी स्टॉक्स, फाइनेंशियल स्टॉक्स, FMCG शेयर्स में तेजी आते हुए दिखी। ये तीनों ही इंडाइसेस आपको तेजी के साथ ट्रेड होते हुए दिखेंगे। वहीं दबाव आपको दिखेगा हेल्थ केयर स्टॉक्स में। हेल्थ केयर के अलावा आईटी इंडेक्स भी फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में आईटी से जहां पे खरीदारी दिख रही है। कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो रियल्टी स्टॉक्स, जो ब्रोकिंग कारोबार से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनके शेयर्स में तेजी है। सिलेक्टिव पावर स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम आज के सत्र में बना हुआ है। तो मिड कैप्स में तो काफी सारी पॉकेट है जो अच्छी स्ट्रेंथ आज के सेशन में दिखा रही है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज कहां है, इस पर अब करते हैं बातचीत। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद है। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। कल इनफैक्ट आप कह भी रहे थे कि 17,500 यहां आके बाजार ठहरेगा, रुकेगा। आज क्योंकि एक्सपायरी भी है तो उन्हीं लेवल्स के आसपास फिलहाल निफ्टी कर रहा है ट्रेड। कहां एक्सपायरी देख रहे हैं आज, और कोई ट्रेड आपके हिसाब से लेना चाहिए इंडेक्स पर या छोड़ दे? मेरे ख्याल से इंडेक्स पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। 17,500 एक अहम लेवल है, उसके आसपास ही, उसके नीचे थोड़ा एक्सपायरी हो सकता है। अगर 17,500 पार कर लेता है और उसके ऊपर थोड़ा ट्रेड खो जाता है तो शॉर्ट कवरिंग और बढ़ेगी, अच्छा आप मुंह देख सकते हैं। वैसा ही हाल 36,500-600 के आसपास भी है। तो 36,500 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, साइकोलॉजिकली क्रूशियल लेवल है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो और एक अच्छी तेजी आ सकती है। अब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपेंशन किस तरफ होगा कहना मुश्किल है, लेकिन अब तक तो ट्रेड डल है, ट्रेड का मौका नहीं लगता फिलहाल। ठीक है, तो इंडाइसिस पर ट्रेड नहीं लेते हैं। स्टॉक्स काफी हैं जहां पर मौके दिख रहे हैं। तो गाबा साहब स्टॉक्स कौन से निकाले आपने? एक दो स्टॉक अच्छे लगते हैं। एक तो HAL अच्छा लगता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। 1420 के स्टॉप लगाना चाहिए, अपसाइड ऑन है। 1500 के करीब आते दिनों में देख सकते हैं। कुछ वक्त लगेगा उसके लिए, लेकिन 1500 पॉसिबल है HAL में।
दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है इस वक्त वो है HDFC AMC। यहाँ पर भी एक अच्छी तेजी है। इसका जो स्टॉप लगाना चाहिए 2170 का, अपसाइड करीब करीब 2220 पॉसिबल है। ठीक है, तो 2220 के लक्ष्य के लिए HDFC AMC आप खरीद सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जिक्र किया गाबा साहब ने। स्टॉक ऑलरेडी दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, पिछले कुछ समय में तेजी बनते हुए दिखी है, लेकिन यहां से 1500 तक की चाल ये दिखा सकता है, तो अपॉर्चुनिटी हल में भी है खरीदारी की साइड पर। चलिए अब मिड कैप का एक्शन आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। कौन से हैं वो स्टॉक्स जहां पर फोकस बना हुआ है ट्रेडर्स का, और बैंक NBFCs। हमने फाइनेंशियल्स में इनफैक्ट खरीदारी देखी भी है आज के सेशन में। मिड कैप बैंक्स देखेंगे तो बंधन बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, यूको बैंक में तेजी है। 1% से लेकर 3% से ज्यादा के मूव इन स्टॉक्स में दिख रहे हैं। FMCG बास्केट देखेंगे तो यहां भी कल एक रिकवरी देखी थी जो कि आज कंटिन्यू होती हुई दिखी है। उससे पहले लगातार कुछ सेशंस तक प्रॉफिट टेकिंग इस स्पेस में थी। तो आज बजाज कंज्यूमर 5% ऊपर है, गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर में 2.5 से 3.25% का मूव है। मैरिको 3.25% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। IT इंडेक्स भले ही फ्लैट हो, लेकिन सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। 63 मूव्स लगातार तेजी रही है इस स्टॉक में। सिमिलरली मास्टेक, टाटा एलेक्सी भी कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं। टाटा एलेक्सी कल भी 2.5-3% के गेंस के साथ बंद हुआ था, आज भी सिमिलर रुझान है। इंटेलेक्ट डिजाइन में ऑलमोस्ट 2% का मूव है। 2-3 पॉकेट्स और पूरे अदानी ग्रुप में एक्शन बना हुआ है। अदानी पार, अदानी ग्रीन, अदानी विल्मर, अदानी टोटल गैस, यहां पर तेजी है 8% तक की। अदानी पार आउट परफॉर्म करते हुए 8% के गेंस के साथ। रियल्टी में ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, ओबेरॉय रियल्टी, महिंद्रा लाइफ स्पेस, DB रियल्टी ये स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। 4%, इनफैक्ट 5% तक की तेजी इन स्टॉक्स में बनी हुई है। और आखिर में देखते हैं ब्रोकिंग स्पेस को। यहाँ एडलवाइज, यूजीत फाइनेंशियल, SMC, रेलीगेयर ये तेजी के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखेंगे। एक कमेंट क्विकली गावा साहब का टाटा एलेक्सी पर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ मूव एक्सटेंड होता हुआ दिखा है। गावा साहब देखिए एक बार चार्ट स्कोर, जिनके पास भी ऑलरेडी खरीदारी की पोजीशंस हो, क्या टारगेट्स उनके लिए हो सकते हैं, और नए ट्रेड के हिसाब से क्या व्यू है? कल और परसों भी हमने बात की थी टाटा एलेक्सी पे, और मुझे लगा था कि मैंने कहा था कि 10,000 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब 9,500 के आसपास चला गया। 10,000 कितना दूर है? स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कहीं पर भी वीकनेस नहीं है। 9,900, 10,000 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। इस बीच सीमेंट कंपनियों के स्टॉक्स को देख लेते हैं। सीमेंट कंपनियों ने 40 रुपए प्रति बैग तक दाम बढ़ाए हैं, और जो ये बढ़े हुए दाम है ये कल यानी शुक्रवार से लागू होंगे। तो 40 रुपए प्रति बैग कीमतें बढ़ाई गई हैं। स्टॉक्स हालांकि मिले जुले हैं, बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है। ACC फ्लैट ट्रेड कर रहा है। अंबुजा सीमेंट 0.5% नीचे अभी भी कारोबार करते हुए, लेकिन ये खबर है कि 40 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी की गई है कीमतों में, जो कि कल से लागू होगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। दरअसल रूस यूक्रेन की जंग के बाद क्रूड पर पूरी दुनिया की नजर है। हर दिन इसकी चाल से नई समीकरण बन बिगड़ रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है, और आज क्रूड में कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कई ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो हो सकती हैं। क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, क्या खबर निकल कर आ रही है, इस तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी बताइए, इनफैक्ट पिछले 1 महीने में, 1-1.5 महीने में खासतौर से पूरी नजरें दुनिया भर की क्रूड पर रही हैं, लेकिन अब जो रूस से सस्ते क्रूड की बात हो रही है उसके मायने क्या हैं, क्या डिटेल्स हैं, क्या समझ है? देखिए, दो बड़ी घटनाएं आज क्रूड के संदर्भ में हो रही हैं। एक, रूस के साथ जो भारत तेल खरीद रहा है उसमें एक डिस्काउंटिंग की बात सामने निकल के आई है, और उनके विदेश मंत्री यहाँ पे चर्चा। दूसरी बड़ी बात होने वाली है जो ओपेक की बैठक हो रही है। लेकिन पहली बात महत्वपूर्ण, इसको समझना जरूरी है कि रूस के ऊपर चूंकि US और यूरोप की तरफ से सैंक्शंस लगे हैं, तो उसको ऑयल बेचने में दिक्कत है, इसलिए वो डिस्काउंट पे ऑयल बेचना चाहते हैं कि जो उनका प्राइस आता है उससे वो $30-35 नीचे देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि उसका पेमेंट कैसे होगा, क्या रूबल में होगा, रुपए रूबल का अकाउंट खुल सकता है क्या? इसको लेकर के आज जो है महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है भारत उनके बीच में। हो सकता है कि इस पर कोई डील हो जाए, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल ये है कि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है जिसके थ्रू अब तक पेमेंट होता रहा है, तो क्या ये रूबल का पेमेंट होगा कि नहीं होगा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें एक बात समझने वाली आती है कि अगर मान लीजिए ये नहीं होता है पेमेंट का सिस्टम, तब भी भारत के पास ये रियायत होगी कि वो अगले 3 महीने तक कम से कम रूस से कच्चा तेल सस्ती कीमत पे खरीद सकता है, क्योंकि जो US ने सैंक्शंस लगाए हैं वो इस बात के मद्देनजर लगाए जाते हैं कि कम से कम अगले 3 कॉन्ट्रैक्ट का उस पर असर ना पड़े, इसीलिए अगले 3 महीने तक वो इजी रहेगा। लेकिन अब इसमें मुश्किल ये है कि भारत ने अब तक, यानी जब से युद्ध शुरू हुआ है 24 फरवरी से टिल डेट 13 मिलियन बैरल ऑयल खरीद चुका है, जबकि 2021 में
उन्होंने 16 मिलियन बैरल खरीदा था, यानी एक साल का पूरा कोटा ऑलरेडी वो 2-3 महीने में बाय हो चुका है। तो अब एक्स्ट्रा और कितना आप खरीद सकते हैं, ये क्वेश्चन है। अगर और ज्यादा खरीदने की आप कोशिश करते हैं तो एनर्जी की पूरी जरूरत आप रशिया से नहीं ले सकते, आपकी दूसरी कंट्रीज से भी डील है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तेल खरीदने की गुंजाइश इस वक्त शायद नहीं होगी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अभी कर लें और उसके पेमेंट सिस्टम को आप डील के थ्रू सेटल करें, इस पे हो सकता है कि बातचीत बने। तो एक बड़ी घटना यह है जिसमें भारत अपना कुछ फायदा उठा सकता है। दूसरी चीज जो होने वाली है वो ओपेक की बैठक में होने वाली है। ओपेक की बैठक में चर्चा इस बात पे होगी कि क्या हम जो 4 लाख बैरल पर डे का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको इंक्रीज किया जाए कि ना किया जाए। तो ओपेक के 2 महत्वपूर्ण कंट्रीज जो है, एक सऊदी अरब है और यूएई है। सऊदी अरब का यह मानना है कि हमें थोड़ा सा रैंप अप करना चाहिए, हमारा जो अपना कोटा है 13 मिलियन का उसको इंक्रीज करना चाहिए, और ऐसे ही 5 मिलियन का जो यूएई का उसको इंक्रीज करना चाहिए, जिससे कि फुल कैपेसिटी में तेल निकल सके और इससे अपॉर्चुनिटी जो बन रही है रूस की तरफ से शॉर्ट सप्लाई की, उसको फुलफिल किया जा सके। लेकिन दिक्कत यह है कि ओपेक अकेले कोई फैसला नहीं ले सकता। ओपेक प्लस जिसमें रूस भी शामिल है उसकी बात भी रखी जाएगी, और यह बात वहां से निकल के आ रही है कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट को या उस डील को या उस समझ को ऑनर करेंगे जो रूस के साथ हमारी है। तो बढ़ने की बहुत गुंजाइश यहां पे कम है। हालांकि थोड़ी रियायत के तौर पे ऐसा लगता है कि शायद रिलैक्सेशन मिल सकता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण डिसीजन वहां पे यह भी होने वाला है कि लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट पे भी विचार होगा, क्योंकि अगर नहीं किया गया तो ये प्रोडक्शन और गिरता जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ समय में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि शायद ओपेक की तरफ से कुछ रियायत आ सकती है प्रोडक्शन बढ़ाने की तरफ से, जिससे शॉर्ट सप्लाई को रियायत मिलेगी। तो ये दोनों खबरें अगर होती हैं तो क्रूड नरम पड़ेगा। आज क्रूड का भाव इसीलिए गिरा हुआ है क्योंकि ये 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं। अगर इन दोनों में से हो जाती हैं तो शायद क्रूड इस लेवल पे या इससे नीचे के आसपास कहीं कुछ दिन के लिए सेटल होगा। लेकिन मैं अगेन आपको ये रिमाइंड कराना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि 3 महीने बाद यानी जून के बाद जो सैंक्शंस अभी लगे हैं वो और सख्त होंगे, तब सप्लाई और ज्यादा कॉन्स्टेंट होगी। इसलिए अभी हो सकता है क्रूड में आपको नरमी दिखे, लेकिन बाद में जाते हुए फिर से इसमें एक बार तेजी का रुख बन सकता है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिन पर नजरें टिकी हुई हैं। क्या डिसीजन भारत लेता है रूस के साथ मिलकर अपनी जरूरत और करेंसी को ध्यान में रखते, और दूसरी तरफ ओपेक की बैठक पर भी नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि सुबह भी हमारे नरेंद्र तनेजा जी से बातचीत हो रही थी, वो भी यही मानते हैं, जैसे नीरज जी ने बताया भी, कि मौजूदा स्थिति में यही लग रहा है कि जो क्रूड का भाव है वो 100 से 110 डॉलर के बीच में नियर टर्म में रह सकता है। फिलहाल 109 के आसपास कर रहा है ट्रेड। शुक्रिया नीरज जी ये डिटेल्स बताने के लिए और समझाने के लिए। ये दोनों बड़ी खबरों के मायने क्या हैं, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। इनफैक्ट क्रूड की बात हुई है तो एक बार पूरे ऑयल एंड गैस पैक को देख लेते हैं। सुबह जो हमारी चर्चा मिस्टर तनेजा से हो रही थी वो भी ये मान रहे थे कि अगर भाव की बात करें, फ्यूल प्राइसेस की बात करें, तो 5 से 6 रुपए के भाव तो अभी भी और बढ़ सकते हैं, जो कि कंपनियों को बढ़ाने पड़ेंगे। आज अगर आप देखेंगे आईओसी को, एचपीसीएल को थोड़ा ट्रैक्शन यहां पर दिख रहा है तेजी की तरफ, आधा से 1% की मजबूती के साथ ये स्टॉक्स कारोबार कर रहे हैं। एक क्विक कमेंट गावा साहब से भी ले लेते हैं। गावा साहब, एचपीसीएल, आईओसी, क्या व्यू है इन स्टॉक्स पर फिलहाल के मूव के बाद? क्लियर कट नहीं है। वहाँ एचपीसीएल की बात करें तो सपोर्ट के आसपास है। सपोर्ट के आसपास होना इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से बाउंस मिलेगा, लेकिन ट्रेंड मिस कर रहा है। रही बात बीपीसीएल की, बीपीसीएल भी वही हाल है। बाउंस मिला है, अच्छा 360 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसे पार करना जरूरी है। जब तक 370 बार नहीं करता तब तक कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, मीडियम टर्म में एक अप मूव मिल सकता है क्योंकि 300 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो रहे हैं। तो एक्चुअली ट्रेंड मिसिंग है बीपीसीएल में भी। ठीक है, तो ये व्यू है इन स्टॉक्स पर। हालांकि बढ़त के साथ दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ये स्टॉक फिलहाल कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो बातचीत करेंगे यतिन मोता से और समझेंगे कि मार्च महीने में ऑटो कंपनियों के जो बिक्री के आंकड़े हैं वो कैसे रह सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, बताएंगे यतिन एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे ऑटो सेल्स नंबर्स की। यतिन हमारे साथ मौजूद हैं। मार्च महीने में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं तमाम ऑटो कंपनी से, ये जान लेते हैं। बताइए यतिन।
जहाँ तक कि ऑटो सेल्स का सवाल है, ओवरऑल बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी सारी यहाँ जो है चैलेंजेस हैं इस महीने, खास करके टू व्हीलर सेगमेंट में, जहाँ रूरल स्लोडाउन जो है इम्पैक्ट करता हुआ आपको दिखाई देगा जहाँ तक कि बिक्री का सवाल है। अगर हम जनरल बात करें कमर्शियल व्हीकल्स की, तो मार्च का महीना जनरली काफ़ी स्ट्रांग होता है क्योंकि मार्च में डिप्रिसिएशन और टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके कारण ट्रक की बिक्री जो है जनरली हम देखते हैं कि मार्च के महीने में पिकअप होती है। ओवरऑल बेसिस पे अगर हम देखें तो कमर्शियल व्हीकल्स की खरीदारी में आपको काफ़ी अच्छा अपटिक देखने को मिल सकता है। जहां तक कि रूरल मार्केट्स का सवाल है, वहां स्लो डाउन है और इसीलिए ट्रैक्टर की बिक्री और टू व्हीलर की बिक्री पे आपको असर होता हुआ दिखाई देगा। ब्रॉडली अगर हम ये देखें तो यही फैक्टर्स हैं जिनके कारण सेल्स पे प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। चलिए आपको अभी नंबर्स की तरफ ले जाते हैं क्योंकि नंबर्स में काफ़ी सारे आपको इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स आते हुए दिखाई देंगे। शुरू करते हैं मार्केट लीडर मारुति सुजुकी के साथ, जहां आपको लगभग 1,70,000 यूनिट्स एक्सपेक्टेड हैं मार्च महीने की बिक्री में। 2% का इजाफा यहां देखने को मिलेगा आपको। अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोटिव सेगमेंट की बात करें तो यहां काफ़ी अच्छी बिक्री होगी। XUV 700 काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड और ऑर्डर बुक के साथ आगे चल रही है, प्रोडक्शन भी इंप्रूव हुआ है और यहां आपको सेल्स लगभग 33% से बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। ट्रैक्टर की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले कहा, रूरल डिमांड स्लो है तो लगभग 24% की कटौती M&M के ट्रैक्टर बिजनेस पे आपको होती हुई दिखाई देगी मार्च के महीने में, और एस्कॉर्ट्स में भी लगभग 30% की सेल्स गिरने का अनुमान है 8,500 यूनिट्स के आसपास। टू व्हीलर की तरफ जाते हैं, रूरल प्रेशर है, प्रोडक्शन पे इंपैक्ट है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसका भी असर इन स्पेसिफिकली ऑटोज में टू व्हीलर्स पे सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो 22% यहाँ डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। बजाज ऑटो में लगभग 23% का डिक्लाइन आप देखेंगे मार्च के महीने में साल दर साल बेसिस पे, और टीवीएस मोटर्स भी लगभग 3-3.25 लाख यूनिट्स के आसपास उसकी बिक्री होती हुई दिखाई देगी। यहाँ भी आपको लगभग 3% की गिरावट दिखेगी। हालांकि यहाँ स्कूटर सेगमेंट में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है, और अगर हम टू व्हीलर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो लगभग 5-6% का मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ने भी ले लिया है, और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की वजह से भी आपको थोड़ा बहुत स्लो डाउन यहाँ देखने को मिल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में काफी अच्छी बिक्री आपको अनलिस्टेड प्लेयर्स करते हुए दिखाई देते हैं। कमर्शियल व्हीकल्स और टू व्हीलर्स की बात करें तो आइशर मोटर्स अच्छा बिक्री यहाँ देखने को मिल सकता है क्योंकि प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ है, 70,000 यूनिट्स का अनुमान है। अशोक लेलैंड और टाटा मोटर, ये दो कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स में भी आपको काफी बेहतरीन सेल्स दिखेगी। अशोक लेलैंड की बिक्री लगभग 17,500 यूनिट्स के आसपास आकी जा रही है मार्च 2022 का, और टाटा मोटर्स में लगभग 21% का जबरदस्त उछाल आपको बिक्री में होता हुआ दिखेगा। कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल्स, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफी अच्छी मजबूती टाटा मोटर्स दिखा सकता है। ठीक है, शुक्रिया यतिन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो सुमित ने यतिन ने बताई, लेकिन M&M पर एक बहुत संक्षेप में गाबा साहब का कमेंट ले लेते हैं। M&M के नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, स्टॉक भी 2% के गेंस के साथ 809 पर कर रहा है ट्रेड। गाबा साहब क्या व्यू है? किया था गाबा साहब, M&M पर क्या कमेंट्स हैं आपके? बढ़िया लगता है मुझे M&M, अपनों मिलना चाहिए M&M में। 900 का जोन है, वहां तक जाना चाहिए। अब ट्रेड करे 810 में, बहुत अच्छा सपोर्ट 750 में है। मुझे ध्यान है स्टॉक पर हमने लास्ट वीक कुछ रेकमेंड किया था इस पे। यस, इट्स गुड। फर्स्ट टारगेट रहेगा 850, उसके बाद 900 रहेगा। 850, 900 के लाइकली टारगेट, स्टॉक बेहतर दिख रहा है। लेकिन अब बात करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। इस हफ्ते एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत और लर्न मार्केट्स ऑनलाइन.com के मनीष शर्मा के बीच मुकाबला हो रहा है, और अब तक का जो अपडेट है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। नो सेल में जो पोजीशन थी रूपक डे की, उन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए हैं 244 के लेवल्स पर। हालांकि इनके टारगेट्स 266 के थे, स्टॉप लॉस था 233 का। तो ये एक बदलाव किया गया है अब तक के पोर्टफोलियो में। इसके अलावा प्रशांत सावंत ने एडिशन किया है सेंचुरी प्लाई का। 50 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है, 690 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। तो ये नया एडिशन हुआ है प्रशांत सावंत की ओर से। अब तक के रिटर्न्स की स्थिति क्या है वो आपको दिखा देते हैं। और लीड करते हुए रूपक डे 9.5% के गेंस के साथ, दूसरे पायदान पर है प्रशांत सावंत 5.5% के गेंस के साथ, और तीसरे नंबर पर मनीष शर्मा है। 3% का रिटर्न इनका पोर्टफोलियो भी दे रहा है। इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, और न्यूयॉर्क कंपनी में आज बात होगी गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के MD शिवा गणापति से। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद न्यूयॉर्क कंपनी के साथ।